नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया फटाफट से आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, जैसे जल्दी से आप सभी का क्लास शुरू कर दिया जाए। चलो, हाँ बिल्कुल भैया। हाँ, आपके सामने जीएस के महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने लाई गई है। आपको पता है यह जो श्रृंखला चल रही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं और ये हमेशा रिपीट भी होते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। आप सभी को बताना है, कहा गया है निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। आप लोग जानते हैं तक्षशिला शहर, तो सबसे पहले बताओ कि तक्षशिला शहर कहां पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं जो तक्षशिला शहर है, सबसे पहली बात तो ये जो तक्षशिला शहर है कहां पर स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान में अब स्थित है। कहां पर भैया? इस वक्त ये तक्षशिला शहर कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान वर्तमान में पूछा गया क्या है, अगर वर्तमान में कहा जाए तो ये वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं सिंधु और झेलम नदी के बीच। किसके बीच? सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच, झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम नदी के बीच, याद रखना है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है कौन सा? तक्षशिला शहर स्थित है। आप सभी लोग याद रखेंगे जो तक्षशिला है वह एक शैक्षिक केंद्र है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक क्या है, एक शैक्षिक केंद्र है। आप लोग जानते हैं तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय जो है, आप लोग उसको जानते होंगे। क्लियर है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर आप सभी को पता है कि यह एक कैसा है, शैक्षिक केंद्र है। और यहाँ पर जो है ये विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो संबंध है आप जानते हैं आंभी का संबंध कहाँ पर है? तक्षशिला से ही था। तो याद रखेंगे सिंधु और झेलम नदी के बीच में क्या है? तक्षशिला है। और वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, कहा गया है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? जल्दी से बताओ, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे। आप लोग जानते हैं
कि अगर हम बात करें भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। कहां पर मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भीमबेटका है वो कहां पर है? इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में कहां पर है? अगर आपसे ये ज्यादा पूछता है कि वर्तमान में यह स्थल कहां पर है, तो वर्तमान में यह स्थल कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश। वर्तमान में यह शहर कहां है? भीमबेटका। तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। कहां पर? आप लोग जानते हैं यह है यूनेस्को, यानी क्या? विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इसलिए यह ज्यादा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया नवपाषाण काल जो है गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है? भीमबेटका में, जो कहाँ पर है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के विंध्यन में स्थित है। या क्या है, आप लोग जानते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर जो है विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। आप सभी को याद रखना है। हाँ, तो जितने लोग कौन सा ऑप्शन आंसर नंबर डी कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगला कहा गया किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? जल्दी से बताओ। तो आप लोग जानते हैं पहली बात तो इब्न बतूता ये मोरक्को से कहां से आया था? पहली बात तो ये कहां से आया था? मोरक्को का एक यात्री था। मोरक्को का क्या था? मोरक्को का एक यात्री। मोरक्को का एक यात्री कौन था? इब्न बतूता था, जो किसके कार्यकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसके? आप लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। आप लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का ये कौन थे? राजदूत थे। और राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या? राजदूत बनाकर कहां भेजा? चीन में भेजा। कहां भेजा? चीन भेजा। तो याद रखेंगे पहली बात ये कि इब्न बतूता कहां से आया हुआ था? मोरक्को से आया हुआ था। मोरक्को का एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और उसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर चीन में भेजा। आप लोग जानते हैं इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? रहला के नाम से जाना जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, इसका जो क्या है यात्रा वृत्तांत जो है वह किस नाम से जाना जाता है? रहला नाम से, रहला नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? वह रहला नाम से जाना जाता है। आप सभी को याद रखना है किस नाम से? रहला नाम से जाना जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। हाँ, कहा गया है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? जल्दी जल्दी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल समय एकदम नहीं लेंगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। चलो, तो आप लोग जानते हैं भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। आप लोग जानते हैं जो रामानंद है ये रामानुजा, किसके? ये रामानुज। आप लोग जानते हैं ये जो क्या थे? हाँ, जो है भक्ति भारत उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। आप सभी को याद रखना है किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के यह शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने हाँ विष्णु के अवतार
विष्णु के अवतार राम के उपासना पर क्या दिया? बल दिया है। विष्णु के अवतार राम के उपासना पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। याद रखना है। अगला, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? जल्दी से बताओ, 10वें या आखिरी गुरु कौन थे? फटाफट से आप सभी लोग छाप देंगे। 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे? जल्दी जल्दी से आप सभी लोग छापेंगे, इसमें क्या आंसर आने वाला है। हाँ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, आया सभी का? हाँ, चलो। चलो देखा जाए तो आप सभी को पता है कि 10वें या आखिरी गुरु कौन थे। तो 10वें या आखिरी गुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी गुरु थे। कौन? जो गुरु गोविंद से, गुरु गोविंद ये 10वें सिख के, आप लोग जानते हैं 10 गुरु कुल हुए थे। कितने? 10 गुरु हुए थे, जिनमें से 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। आप सभी को याद रखना है। किस नंबर के थे? आप लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। आपको पता है कि अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, आप लोग जानते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछ लिया जाता है, जन्म इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना। इनकी एक महत्वपूर्ण घटना है, इनकी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप सभी को याद रखना है। इन्हें क्या कहा जाता है? खालसा पंथ का संस्थापक। इन्हें क्या कहा जाता है? खालसा पंथ का संस्थापक कहा जाता है। खालसा पंथ का क्या कहते हैं? संस्थापक। क्या कहेंगे भैया? इन्हें हम लोग खालसा पंथ के संस्थापक के नाम से जानते हैं। किसे? गुरु गोविंद सिंह को क्या जानते हैं हम? खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में इन्हें हम लोग जानते हैं। आप लोग भी इसे याद रखिएगा। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो थे ये क्या थे? प्रथम गुरु थे। कौन थे? ये आप लोग जानते हैं ये कौन से गुरु थे? ये सिखों के गुरु नानक देव जो थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे। आप लोग इसे जानते हैं। ये सिख के पहले गुरु और सिख धर्म के क्या थे? जो है संस्थापक भी थे। क्लियर है? हाँ, तो आप सभी को याद रखना है गुरु नानक क्या थे? प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु के अलावा अगर यहाँ पर आपसे एक बात और जो है, गुरु नानक से एक बात और पूछी जाती है, किसके समकालीन थे? तो आप लोग बताएंगे ये किसके समकालीन थे? फटाफट बताएंगे। हाँ, तो ये किसके समकालीन थे? आपको पता है बाबर के समकालीन थे। किसके? ये बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव थे किसके थे? ये इसके जो है समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया था? सिख धर्म का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने ही किया था। इन्होंने जो है गुरुओं में सर्वप्रथम लंगर व्यवस्था प्रणाली को स्टार्ट किया। क्या किया? इन्होंने लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया? शुरू। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी इन्होंने क्या किया था? लंगर व्यवस्था को शुरू किया था। लंगर व्यवस्था का मतलब जानते हैं? हाँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो लंगर व्यवस्था होती है
लंगर व्यवस्था का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग भंडारा जानते हैं, भंडारे को ही हम क्या कहते हैं, लंगर व्यवस्था कहते हैं। तो ये क्या करते थे, मुफ्त में लोगों को भोजन प्रदान करते थे, जो है जिसे लंगर व्यवस्था के रूप में जाना गया। अगला आप लोग बताएंगे गुरु अंगद। तो आप लोग जानते हैं इन्हीं प्रथम गुरु के बहुत प्रिय शिष्य थे, तो कौन, गुरु अंगद देव। कौन, गुरु अंगद देव, जिनका बचपन का नाम था, इनका बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था, लहना था। इनका बचपन का क्या नाम था भैया, आप लोग जानते हैं इनका बचपन का नाम क्या था, लहना था। और ये जो है आप लोग जानते हैं सिखों के किस गुरु के रूप में ये आए, तो आप लोग जानते हैं ये गुरु जो थे ये दूसरे गुरु के रूप में आए थे। किसके, क्योंकि ये किसके, गुरु नानक के प्रिय शिष्य थे, तो ये किस आए, ये दूसरे सिखों के दूसरे गुरु। कौन, सिखों के दूसरे गुरु बने कौन, गुरु अंगद देव, जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता था। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की। किसकी, इनकी महत्वपूर्ण घटना है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि की। आप लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि होती है, गुरुमुखी नामक लिपि का क्या किया, आविष्कार किया। लिपि का क्या किया, आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। क्या किया, लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनके काल में नियमित व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया गया। इनका कार्य 1504 से, इनका कार्यकाल 1504 से 1552 ईस्वी। आप लोग जानते हैं कार्यकाल कब से है, 1504 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, आपको दिख रहे होंगे कौन, हाँ, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु तेग बहादुर बस ये 9वें सिख गुरु थे। कौन से, यहाँ पर लिख देता हूं, ये कौन से थे, 9वें सिख गुरु थे। किसके, 9वें सिख गुरु। गुरु तेग बहादुर कौन थे, ये 9वें सिख गुरु के रूप में थे। इन्होंने आप लोग जानते हैं बस एक स्थापना की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसकी, इन्होंने क्या किया था, जो गुरु तेग बहादुर हैं इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना किया था। बस क्या किया था, आनंदपुर साहिब। तो यहाँ पर लिख लो, आनंदपुर साहिब का स्थापना, आनंदपुर साहिब का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। आप सभी को याद रखना है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से सही है। चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आपको बताना है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जल्दी जल्दी से छाप के बताओ। इनमें से सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि कौन इसमें से सभी सम्मेलनों में भाग ले रहा था। चलो फटाफट बताएंगे। हाँ, अब आप लोग सबसे पहले यहां पर आराम से जल्दी से देख लो। देखो आपको पता है कि कहा गया व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो पहली बात तो ये जो गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन यहां पर देख लो, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन ये हुआ कहाँ था। पहली बात ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जाता है। आयोजित कहाँ पर हुआ था, लंदन में। कहाँ पर आयोजित हुआ, लंदन में आयोजित हुआ। कितने, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन। कितने सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए।
आप जानते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब हुआ? 1930 को हुआ। द्वितीय कब हुआ? द्वितीय 1931 को हुआ। और तृतीय कब हुआ? आप लोग जानते हैं तृतीय हुआ 1932 को। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए आप लोग जानते हैं? एक 1930 को हुआ, एक 1931 को हुआ और अगला कब हुआ? 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन था, आप लोग याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? तो कौन है आप लोग जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आप लोग जानते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इनकी जयंती मनाई जाती है कब? इनके बर्थडे के दिन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो आप लोग जानते हैं कि जो है गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था उस वक्त गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन के दौरान ये वहां पर नहीं जा रहे थे। तो इनसे उस वक्त जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन ने इनसे क्या किया? इनसे कहा कि आप जो है चलिए वहां पे सम्मेलन में भाग लीजिए। इन्होंने फिर अपनी मांग रखी और क्या हुआ? मांग को उन्होंने पूरा भी किया, क्योंकि उस वक्त आप लोग जानते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी को जेल में बंद किया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी मांग पूरी करिए। उसमें से जो महत्वपूर्ण मांग है वो यह था, आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण मांग गांधी की यह थी कि हमारे जितने क्रांतिकारियों को आपने जेल में बंद किया है उनको छोड़ दिया जाए। तो इरविन ने इनकी मांग पूरी कर दी, कहे कि छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक बड़ी गलती गांधी से ये हो गई, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ दीजिए। जैसे यह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। केवल और केवल किस सम्मेलन में? केवल इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसी में नहीं लिया था। तो इसी बीच ये जब भाग लेने गए तो यहां पर आप लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दिया गया? सुखदेव को फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दिया गया भैया? फांसी दे देगा। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी इरविन समझौता याद रखना 1931 में हो गया था। इस 23 मार्च को आप लोग जानते हैं इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। शहीद दिवस के रूप में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, देखो यहां पर आपको यह याद रखना है जो गोलमेज सम्मेलन है महत्वपूर्ण है। ये आप लोग जानते हैं कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय को याद रखना है। इसके क्रम में तीनों में आप लोग जानते हैं अंबेडकर जी ने भाग लिया था, लेकिन आपको याद रखना है यहां पर जो महात्मा गांधी हैं केवल किस में? द्वितीय में इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला देखो 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे इसमें क्या आएगा। चलो, तो आप लोग जानते हैं यहां पर क्या होगा? महाड़ सत्याग्रह
तो पहली बात तो समझो कि ये महाड़ सत्याग्रह क्या था। महाड़ सत्याग्रह जो था ये महाराष्ट्र का एक स्थान है महाड़। वहां पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह सत्याग्रह किया गया। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो दलित थे, दलित और पिछड़े ये जो जातियां थी, इनके दलित एवं शोषितों पर जो है अन्य जातियों पर किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। ये जो है आपका ये जो सत्याग्रह है इससे संबंधित था। ये संबंधित इसलिए था तालाब से पानी के संबंध में, यानी कि आप जानते हैं उस वक्त अगर मान लो कुएं से, उस वक्त को कुएं से पानी और तालाब से ले जाता था। अगर मान लो कुएं से पानी कोई भर रहा है, वहां पर कोई दलित चला गया पानी पी लिया तो उसे अशुद्ध माना जाता था। इसी प्रकार से जो है तालाब से दलितों का पानी का उपयोग किए जाने से इन्होंने यह सत्याग्रह, इसलिए वहां भेदभाव के कारण इन्होंने सत्याग्रह किया। तो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किया गया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्लियर? अगला देखो नेक्स्ट। कहा गया निम्नलिखित में से किसे नेता को नेताजी कहा जाता है? कहा गया है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? किस नेता को नेताजी कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आप बताएं। हाँ चलो, तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से क्या किया? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद जो है फौज का इन्होंने क्या किया? गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इनका नारा था, इनका एक नारा था क्या? जय हिंद। इन्होंने क्या दिया था? एक नारा दिया था। क्या दिया था? इन्होंने एक नारा दिया था। आजाद जो है हिंद फौज का गठन किया। उसके बाद इन्होंने क्या दिया? एक नारा दिया, जय हिंद। यह नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। और इन्होंने एक नारा और दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर 20 सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है? नारा है। गांधी जी का नारा है करो या मरो। क्या नारा है? इनका नारा था करो या मरो। गांधी जी का नारा था। कब इन्होंने यह नारा दिया था? तो यह नारा इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय दिया नारा। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन सा नारा दिया? करो या मरो नाम का नारा दिया था। आप सभी को इसे रट लेना है, याद रख लेना है। आगे देखा जाए नेक्स्ट। चलो इसमें बताओ क्या आंसर आने वाला है। आप सभी बताना है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो बताएंगे किस भाग में ऐसा उल्लेख दिया गया है। हाँ चलो, आप लोग जानते हैं भाग 9, आप लोग जानते हैं कहाँ पर? भाग 9 में। कहाँ पर? भाग 9 अगर हम बात करें तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा में। कहाँ पर? हाँ, भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। आप सभी को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखें। कहा गया है
भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय भावना में हाँ आप बताओ। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, हाँ यह विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है, विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इस प्रकार जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? अर्ध संघात्मक, इसे अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, अर्ध संघात्मक भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक भी कहेंगे। आप सभी लोग इससे रट लेंगे, याद रख लेंगे, क्या कहेंगे? अर्ध संघात्मक कहेंगे। चलो, कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये जो आपको ये क्या है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान, प्रावधान जो है क्या है? अनुच्छेद 51 में है। किसमें है? आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आया है। जो भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में, आप लोग जानते हैं जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए कौन सा होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यह आते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 15 में, कहां पर? ये भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से 329 जो है अनुच्छेद के रूप में यह प्रावधान किया गया है। आप लोग जानते हैं चुनाव निर्वाचन संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 324 में कहा गया है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आप सभी को याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुनाव। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? जल्दी से बताओ। चलो, तो यहां पर देखो, आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। पहली बात तो ये जो भारत है, यहां पर देख लो, पहली बात तो ये भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान, आप लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहली बात। और यह मानसून पर निर्भर है, यह भी सही है। आप लोग जानते हैं कृषि पर जनसंख्या का दबाव, यह भी सही है। यह निर्वाह कृषि है, यह भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्राधान्यता है, तो औद्योगिक फसलों की प्रधानता इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए।
भारतीय कृषि की विशेषता में औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हो क्या क्या है आप लोग जान लीजिए। पहली बात तो ये कि मानसून क्या करती है, यह मानसून पर निर्भर है। दूसरी बात ये देश की आबादी की अधिकतम जो है भाग कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। और जोतों का छोटा आकार, अगला एक और लिख लेंगे, अगला विशेषता में जोड़ लेंगे, विशेषता नंबर ई, जोतों का छोटा आकार, जोतों का छोटा आकार, जोतों का क्या होगा, जोतों का एक हो जाएगा छोटा आकार हो जाएगा। और अब कहते हैं प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, क्या होता है, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, क्या होता है, प्रति हेक्टेयर इसमें कम उत्पादन भी होता है और खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। आप लोग याद रखें किसको, खाद्यान्न को प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें विशेषता कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, याद रखेंगे। और जो कृषि है, कृषि आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, याद रखेंगे। अगला, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, फटाफट छापो। चलो, आप लोग जानते हैं कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, क्या पूछें, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना, अगर हम स्थापना इसकी पूछें 1976 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अन्य दो क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, क्या है, इसके अन्य दो क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं, एक तो हरियाणा में है तथा दूसरा तमिलनाडु में है। कहाँ है, एक हरियाणा में है और दूसरा तमिलनाडु में। इसका क्या है, क्षेत्रीय केंद्र है। क्लियर है, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चल, केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान कहाँ है, जरा बता दो मुझे। आ जाता है अगला पॉइंट, केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान, केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से छापो। पहली बात केंद्रीय, हाँ, ये कहाँ पर स्थित है। अगला बताएंगे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। दूसरा बताएंगे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चर्म अनुसंधान संस्थान। तो आप लोग जानते हैं जो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है, चेन्नई में है। और यह जो है केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। याद रहेगा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। और केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। आप बताइए केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, जल्दी से बताओ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान।
जल्दी से बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। क्या केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आप सभी को इसके बारे में याद रखना है, छाप लेना है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? आप बताएंगे इनमें से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। फटाफट से छापेंगे। आसान सी बात है, इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क के लिए, आप छाप के बताइएगा। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।